राष्ट्रीय लेवल पे भी मुझे अवार्ड मिले हैं, प्रदेश लेवल पे भी अवार्ड मिले हैं। और मुझे जो मेरी एक शॉर्ट फिल्म आई थी होप, जो बिटिया को लेकर के थी, बिटिया की कहानी थी, उसको लेकर के मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला शॉर्ट फिल्म के क्या बात, कैटेगरी में। वाह वाह। योगेश भाई आपको हमारे साथ जुड़ना है, काम करना है। तो कोई आदमी बोलता है भैया वैसे ही बहुत काम है, क्यों इनको ही काम दे रहे हो, किसी और को दो ना। तो बोलते नहीं, जो काम कर रहा है ना वही काम करेगा। जो घर में सोया है, जो आराम करना, वो क्या काम करेगा। वो हमारे रिश्तेदार की गौशाला है, सुरेश जिंदल जी उसको चलाते हैं। वहाँ 400 गौ माता है, लेकिन भैया 400 की 400 गौ माता अपाहिज है, एक्सीडेंटल है। भगवत गीता और अभी नया हमारा जो है मैं अयोध्या हूँ, ये ड्रामा हमारे महानाट्य है, ये पूरे देश में चल रहे हैं और लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और हर नाटक में 5,000 से ऊपर पब्लिक होती है, 10-10 हजार पब्लिक होती है। वाह वाह। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। और हमारे बीच हैं बेहतरीन कलाकार, एक जिंदा दिल कलाकार, मस्ती से भरा हुआ कलाकार, जितनी तारीफ करूं कम है। योगेश अग्रवाल जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, जो हिंदी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कई तरह की जो भाषा है उन पर बनी फिल्मों पर भैया काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ जिन्होंने काम किया है और अभी लगातार जो थिएटर में व्यस्त हैं, गायक हैं, ड्रम बहुत बढ़िया बजाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है, ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगेश भैया हम सबके बीच में हैं। तो आपका हमारी इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी है, मैं देख रहा हूँ। आप बहुत सारी संस्थाओं की जिम्मेदारी आपके सर है, उसके बाद भी आप एकदम हंसते मुस्कुराते इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। कैसे संतुलन बनाते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि कोई संस्था वाले मान लो आते हैं, योगेश भाई आपको हमारे साथ जुड़ना है, काम करना है। तो कोई आदमी बोलता है भैया वैसे ही बहुत काम है, क्यों इनको ही काम दे रहे हो, किसी और को दो ना। तो बोलते नहीं, जो काम कर रहा है ना वही काम करेगा। जो घर में सोया है, जो आराम करना, वो क्या काम करेगा। जो लगातार काम कर रहा है तो वही और दूसरी संस्था का भी काम संभाल सकता है। तो जो आदमी एक्टिव है उसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस ये कि समय का चयन उसको होना चाहिए कि किस समय में कौन सी संस्था के साथ आपको काम करना है, कितना समय किस संस्था को। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो सवेरे से उठ के काम में लग जाते हो, घर में आराम करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बड़ा आनंद आता है और समाज के लिए काम करने में तो दिल बहुत खुश होता है। अब मैं जितने भी काम करता हूँ कोशिश करता हूँ कि सामाजिक काम हो, समाज के लिए काम करें। हमारे किए हुए हर काम से लोगों को खुशी मिले। अभी आप कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले गौ माता के बीच में रहे हैं, तकरीबन 400-500 गौ माता के बीच में। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि एक हमारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन। ये वैश्य समाज की संस्था है। उसने तय किया था कि हम 17 तारीख को वैश्य एकता दिवस मनाएंगे, तो उसके तहत हम गौ सेवा करेंगे। तो रायपुर में बाना स्थित गौशाला है, वो हमारे रिश्तेदार की गौशाला है, सुरेश जिंदल जी उसको चलाते हैं। वहाँ 400 गौ माता हैं, लेकिन भैया 400 की 400 गौ माता अपाहिज है, एक्सीडेंटल है। वहाँ पे तो मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा गाय तो ऐसी होंगी जिनके 3 ही पैर हैं। किसी का मांस दिख रहा है, किसी का यहाँ चोट लगी हुई है। जितने एक्सीडेंट होते हैं उनके 2 एम्बुलेंस है, उन्हें उठा उठा के लेकर के आते हैं। वहाँ ICU बना रखा है, ऑपरेशन थिएटर बना रखा है। तो हमने सोचा कि हम ऐसी गौ माता के बीच जाएं जहाँ जहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो बाना ग्राम में उन्होंने बना रखी है, 400 से ज़्यादा गाय हैं। तो हम उसके बीच वैसे समाज के हमारे सारे लोग गए और वहाँ हम फल सब्जी और बहुत सारा चीज़ गाड़ी भर के लेकर के गए थे और अपने हाथ से हमने उनको खिलाया। जो सुकून मिला वहाँ पे, वो सुकून भैया मैं बता रहा हूँ आपको, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वहाँ पे कई ऐसे गौ माता थी, नंदी बाबा थे जिनको दिखता नहीं है, ब्लाइंड थे वो, जैसे मनुष्य भी ब्लाइंड होते हैं वैसे वो भी ब्लाइंड होते हैं। जब उनको सुंघा करके खिलाया जाए, उनको दिख नहीं रहा है, आप पहले उनके नाक के पास ले जाओ, आप क्या खिला रहे हो, वो सूंघते फिर उसके बाद खाते। तो ये अलौकिक दुनिया, नई दुनिया है ये। इसका जो सुकून है ना, बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ पे 3-4 घंटे हम लोगों ने बिताए वहाँ पे, और उनके गायों के साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं गायों के, उनको शीशी से दूध पिलाना, तो उसका भी एक अलग आनंद रहा। तो बहुत अच्छा लगा। आपको राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रादेशिक
नेतृत्व तक का दायित्व मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। और ऐसे बहुत सारे दायित्व हैं। थोड़ा सा बहुत ऐसे तो पूरा दिन बीत जाएगा अगर एक एक बातों का आपको पूछूं मैं तो। जैसे मेरा व्यवसाय है राइस मिलों का, जी। तो मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिल एसोसिएशन का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। एक ही उपाध्यक्ष है पूरे भारत में, वो मैं हूँ वरिष्ठ। मुझे अध्यक्ष के लिए भी कई बार कहा गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि योगेश भाई आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनिए। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व तो मेरे पास में है। मैं अग्रवाल समाज की युवा इकाई का 6 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। फिर 6 साल फिर मैंने कहा अब दूसरे को बनाइए। और उसके साथ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। संस्कार भारती जो हमारी संस्था है, जो कलाकारों की संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई है, उसका मैं संरक्षक हूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कवि संगम का राष्ट्रीय कवि संगम में आपको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो मिला है। और उसकी 2 शर्तें हैं, या तो कवि हो या तो कवि हृदय हो। और आप बहुत बहुत इत्मीनान से कविता सुनते हैं आप। मैं कवि हृदय हूँ। हाँ, मैं बहुत बड़ा कवि तो नहीं हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ, लेकिन कवि हृदय मेरा है। कलाकार हूँ तो जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा कि योगेश तुमको राष्ट्रीय कवि संगम का प्रदेश अध्यक्ष बनना है। मैंने कहा बाबूजी मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो कवि हूँ नहीं। बोले कवि हृदय तो है ना। मैंने कहा कवि हृदय, बस तुमको बनना है। तो उन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास किया और मुझे राष्ट्रीय कवि संगम, क्योंकि पूरे भारत की कवियों की एकमात्र संस्था है राष्ट्रीय कवि संगम, कवियों की कोई संस्था ही नहीं है। तो ये संस्था जो कवियों की चिंता करती है, नए नए कवि तैयार कराती है, जो साहित्यकार है, जिनको लिखना है, युवाओं को लिखना है, उनको कैसे लिखना है, कैसे छंद है, कैसे क्या चीज़ है, बारीकियाँ वो सिखाते हैं हम लोग राष्ट्रीय कवि संगम में। तो उसका प्रदेश अध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है और बहुत अच्छा लगता है। कवियों के बीच में जाते हैं, कवियों के बीच में, क्योंकि कवि भी, जैसे मैं कहता हूँ कि फिल्में समाज का आईना होती, तो कवि भी समाज का आईना होते हैं। कवि एक ऐसी विधा है कवि की कि वो डरते नहीं किसी से। वो आईना दिखाते हैं समाज को, चाहे नेता को हो, चाहे अधिकारी को हो, या समाज को वो आईना दिखाते हैं। और उनके दिखाए हुए आईने पे कोई आरोप भी नहीं लगा सकता है, कोई उनसे लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो कवि है। हमारे हिंदुस्तान में कवि को ही इतनी छूट है कि वो खुलेआम बोल सकता है। अगर समाज में कोई बुराई है तो उस बुराई के खिलाफ बोल सकता है। किसी को बताना है कि सच्चाई, तो सच्चाई भी कवि ही बोल सकता है। इसलिए इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी विधा, उसको अगर मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। नहीं, हम सब के लिए भी बहुत अच्छी बात है। उसमें भी आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं कि आप गोष्ठियाँ भी करवाते रहते हैं, वहाँ से छन कर नई नई प्रतिभाओं को भी आप स्थान देते हाँ, हैं। नए जो कवि हैं हम उनको निकाल करके दिल्ली भेजते हैं। प्रति वर्ष दिल्ली में राष्ट्रीय लेवल का प्रतियोगिता होती कवियों की, हम उनको दिल्ली भेजते हैं और वहाँ से कवि आगे बढ़े जाते हैं। जिनके अंदर प्रतिभा होती है उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो छोटे छोटे गांव में हो, कवि हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, उसके अंदर प्रतिभा है तो आगे बढ़ेगा। बस उसको मार्ग चाहिए। वो मार्ग दिखाने का काम हमारा राष्ट्रीय कवि संगम करता है। चाहे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे कलाकार हो, हम सबको। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि अगर मेरे पास कुछ है तो मैं वो लोगों को बांटूं। कैसे मेरे माध्यम से, या भगवान ने मुझे वो माध्यम दिया, तो मैं कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकूं, मेरी यही कोशिश होती है। कोई भी बड़ा आयोजन होता है और उस बड़े आयोजन को आप बहुत सफलतापूर्वक आयोजित कर लेते हैं, उस पर सफलता आप अर्जित करते हैं। क्या विशेष बात है आप में? सहजता बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। जिस दिन घमंड होगा आपका कभी कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आपको ये होना चाहिए कि मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, निस्वार्थ भाव से जो आपके साथ काम कर रहे हैं। और सहज रूप से, सरलता से अगर आप काम करोगे, सबको साथ लेकर के काम करोगे, तो आपको कभी विफलता नहीं मिलेगी, आप हमेशा सफल होगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको साथ लेकर के चलूँ, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उम्र में हो, चाहे पैसे में हो, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ, तो सफलता जरूर मिलती है। अब एक एक करके, मैं प्रश्न तो नहीं करूंगा, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बस एक एक पॉइंट आपके साथ रख रहा हूँ आपके समक्ष, और उस पॉइंट पे आप अपना विचार रखिएगा। थिएटर का सफर कैसा रहा आपका? जबरदस्त थिएटर का सफर रहा। स्कूल के समय से मैं थिएटर करता आ रहा हूँ। कक्षा 5वीं के बाद
लगातार मैं थिएटर करता आ रहा हूँ और बहुत मैंने ड्रामे किए, नाटक किए, पूरे देश में नाटक किए। विदेश जाने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन देश के हर कोनों में मैं स्कूल के समय से, कॉलेज के समय से, यूनिवर्सिटी के जो जितने यूथ फेस्टिवल होते थे उसमें मैं जाता था, ड्रामा करता था, म्यूज़िक करता था। तो और उसके बाद जब सामाजिक जीवन में आया तो फिर थिएटर से मैं जुड़ा रहा और अब तो मेरा थिएटर ग्रुप चल रहा है, सनातन रंगमंच, जिसमें मेरे 40 कलाकार हैं और लगातार मैं अभी तक 60 से ज़्यादा शो पूरे भारत में कर चुका हूँ, जिसमें महाराजा अग्रसेन, हारे के सारे, खाटू श्याम हमारे, भगवत गीता और अभी नया हमारा जो है मैं अयोध्या हूँ। ये ड्रामा हमारे महानाट्य हैं, ये पूरे देश में चल रहे हैं और लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और हर नाटक में 5,000 से ऊपर पब्लिक होती है, 10-10 हज़ार पब्लिक होती है। 150 लोग नहीं होते, 5,000 से लेकर 10,000 तक लोग होते हैं। उनके बीच में जाना, एक्टिंग करना, थिएटर करना, वो अलौकिक आनंद है क्या बात है। कि हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं और आप उनके बीच में एक्टिंग कर रहे हो, तो बस उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। पॉइंट दूसरा, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है और चूँकि मेरे मन में था कि मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है, तो बचपन से मैंने कमला देवी संगीत महाविद्यालय से शास्त्रीय संगीत सीखा और वो मेरे जीवन में बहुत काम आ रहा है कि संगीत सीखने वाला आदमी, शास्त्रीय संगीत सीखने वाला व्यक्ति कहीं भी गा सकता है, कैसे भी गायन को गा सकता है। तो उसका मुझे लाभ मिलता है कि मैंने रिदम भी सीखा है, मैं वेस्टर्न म्यूज़िक भी करता हूँ, ड्रम्स भी बजाता हूँ, कॉन्गो बोंगो तुम्बा सब बजा लेता हूँ। तो एकदम रिदम का भी मुझे नॉलेज है, गायन का भी मुझे नॉलेज है। तो ये दोनों विधा को लेके मैं चल रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ क्योंकि समय, व्यवसाय भी है, ये भी है, तो लेकिन वो अंदर में एक कलाकार है और जहाँ अवसर मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। तब तो उसका आप भरपूर उपयोग मैं अयोध्या हूँ में किए होंगे भैया। मैंने भरपूर, मेरे थिएटर में, मेरी फिल्मों में मैं उसका उपयोग करता हूँ। उस जो संगीत पक्ष जो है हम्म। उसमें मेरी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, पूरा ज्ञान तो नहीं कह सकता मैं, तो उसकी मैं प्रयास करता हूँ कि उस ज्ञान के सहारे मैं अपनी कला को, अपने काम को आगे बढ़ा सकूँ। बहुत बढ़िया। फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये फिल्म तो मुझे रोमांचित कर देती है। हाँ। बहुत बड़ा रोल तो नहीं था मेरा, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के साथ जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे मन में जो था, जो कलाकारी के क्षेत्र में मेरे आदर्श हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ काम करने का अवसर मिला मुझे, तो मैं सोचता हूँ मुझे जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ मैंने काम किया। जो अनिल शर्मा है, जिन्होंने गदर फिल्म बनाई थी, अनिल शर्मा जी, तो उनसे कहीं मेरा परिचय था, तो मैंने उनको ऐसे ही फ़ोन किया कि भाई साहब क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। तो बोले अरे मैं फिल्म बना रहा हूँ अमिताभ बच्चन साहब को लेकर के, अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। बोले भाई साहब फिर आप बताए नहीं। अरे योगेश भाई ध्यान ही नहीं रहते, बिजी थे, आओ आओ एक रोल है तुम्हारे लायक, तुम आओ। तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ बुलाया, बोले हम फिल्म अभी कर रहे हैं चंडीगढ़ में और 70% फिल्म शूट हो चुकी है, अब आखिरी का बचा है, कुल्लू मनाली में शूट करेंगे 15 दिन, लेकिन तुम पहले चंडीगढ़ आओ। तो मैं चला गया चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में गया, उनकी गाड़ी मुझे लेने को आई और एक बंगले में वहाँ शूटिंग चल रही थी जहाँ अमिताभ बच्चन साहब थे, अक्षय कुमार और बॉबी देओल और अन्य बहुत सारे कलाकार थे। वहाँ कोई सीन चल रहा था। जब मैं बंगले के अंदर गया तो अनिल शर्मा जी नीचे ही मुझे मिल गए कि अमिताभ बच्चन साहब, ऊपर कुछ रिहर्सल चल रही थी, तो बोले योगेश तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में तुमको अमिताभ बच्चन साहब से मिलवाता हूँ। मेरा अंदर भूचाल मचा हुआ था कि जिनको मैं आदर्श मानता हूँ और जो हमारे महानायक हैं, मैं उनसे मिलने वाला हूँ। ये रोमांच मेरे अंदर था। तो उधर से फिर अनिल शर्मा जी ऊपर चले गए, कोई उनका कुछ टेक शुरू हुआ, तो अंदर से आवाज़ आई जब वो बॉबी देओल को डांट रहे थे, तुमने तो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया है, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो मेरे अंदर के सारे रोंगटे मेरे खड़े हो गए। इतना मैं मतलब अपने आप को मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ लाइव सुनी जीवन में। ये रोमांच मेरे अंदर में था और ये था कि अब मैं 10 मिनट 15 मिनट बाद उनसे मिलने वाला हूँ। मैं उसको रोक नहीं सका और अनिल जी आए, बोले लड़के को बोले योगेश अग्रवाल को बुलाओ। और मैं गया ऊपर, उनके साथ बैठा, मैंने उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया। बोले कहाँ से आए हो? मैंने बताया मैं रायपुर से आया हूँ, एक छोटा सा कलाकार हूँ। अनिल शर्मा जी ने परिचय कराया, फिर हम साथ बैठ के वहाँ भोजन किए। तो बड़ा रोमांच करने वाला वो समय था और मेरे जीवन का मैं सोचता हूँ इससे बड़ा समय नहीं आ सकता। मेरे जीवन में एक ये समय बहुत बड़ा था। एक समय था बड़ा जब मैं रामलला के दर्शन करने 22 तारीख को, जब रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें उपस्थित हुआ। तो ऐसे कुछ समय है, मोमेंट जो मैं कभी
भूल नहीं सकता हूँ मेरे जीवन का। और अमिताभ बच्चन साहब के साथ फिर उनका जो काम करने का जो अंदाज, फिर उसके बाद में 4-5 दिन बाद हमको कुल्लू मनाली जाना था। मैं रायपुर आकर के कपड़े लेकर के कुल्लू मनाली गया, और कुल्लू मनाली में जब मैं वहाँ था तो अनिल शर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट थी कि जिस होटल में अमिताभ बच्चन साहब रुके उसी में मुझे रुकवा लेना, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस मेरे को उसी। तो अनिल शर्मा जी ने उसी होटल में मुझे रुकवाया। तो मैं देखता था सवेरे अमिताभ बच्चन साहब 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं। अब बहुत उनके डिसिप्लिन लाइफ है, और वो सेट पे जब आते हैं बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं, छोटे से छोटे कलाकार का ध्यान रखते हैं। कोई फोटो खिंचवाने भी आया तो उनको रोक देते हैं, रुको हम सीन के बात करते हैं, जैसे ही सीन खत्म होता है उन्हें बुलाओ और उनके साथ फोटो खिंचवानी है। कोई कलाकार बहुत देर से एक सीन था, ताबूत में 5-6 जूनियर कलाकार हैं लेटे हुए हैं, लेकिन सीन ओके ही नहीं हो पा रहा है, तो किसी को ध्यान नहीं है कि उनके लिए कुछ पानी वाली पूछ ले। अमिताभ बच्चन साहब को ध्यान है, खड़े हुए, अरे अनिल जी इन्हें पानी पिलाइए, उठो बेटा उठो। अपने हाथ से उठाए, पानी मंगाया, उनको पानी पिलाया उन्होंने। सेट पे कोई कचरा पड़ा है, पान पराग की पुड़िया पड़ी है, कुछ बड़ा, वो खुद ध्यान देते हैं, उसको उठाने के लिए जाते हैं, तो दौड़ते दौड़ते सारे लोग आ जाते हैं, अरे साहब सर 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 सॉरी सर। और बहुत डिसिप्लिन आदमी है वो, बहुत गजब। वो ऐसे ही महानायक नहीं है, उनके अंदर में बहुत क्वालिटी है, उनसे सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं तो चाहूँगा कि वो जीवनी लिखें, और मैं तो उनके साथ रहा, और कोशिश, जिस दिन मेरा शूट नहीं होता था मैं उस दिन कैमरे के पीछे खड़ा होता था कि अमिताभ बच्चन साथ कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या व्यवहार है लोगों के प्रति, सेट के प्रति। बहुत सीखने को मिला, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी है वो, और हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। तो मेरी कोशिश होती कि मैं भी कुछ कुछ कर सकूं, उनके जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन वो मेरे जीवन के बहुत स्वर्णिम पल थे 15 दिन। आप 4-5 जो थिएटर कर रहे हैं अभी, मैं अयोध्या हूँ, महाराज अग्रसेन जी के ऊपर, किस किस तरह का रोल अभी आप कर रहे हो उसमें? मैं तो देखो क्या है कि मैं तो आलू हूँ। हाँ, आप तो आलू हैं जिसमें हालांकि आलू खाते नहीं हैं खाता नहीं हूँ, आलू है। जैसे मैं अयोध्या में मैं माननीय अशोक सिंघल जी का पात्र निभा रहा हूँ, क्योंकि अयोध्या की कहानी होती है तो अशोक सिंघल जी के बगैर तो पूरी हो ही नहीं सकती है। और फिर महाराजा अग्रसेन जी में मैं महाराजा अग्रसेन जी का किरदार करता हूँ। उसमें हमने 4 महाराजा अग्रसेन दिखाए हैं, तो मैं एक महाराजा अग्रसेन जी का किरदार उसमें करता हूँ। और कई बार कोई किरदार नहीं आ पाता है तो छोटे छोटे रोल मैं सारे इसमें करता हूँ। तो और ऐसा होता है अमूमन कि 40 कलाकारों में 2-4 कलाकार नहीं आते, तो जो बचे हुए रोल होते हैं वो मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत कभी बढ़िया। कौन सा रोल, कभी कौन सा रोल। बहुत तो काम के हैं भैया आप बहुत 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 काम के हैं। कई बार तो हमारे डायरेक्टर को भी करना पड़ जाता है। हम लोग भी अगर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो योगेश भैया को जरूर लेंगे, क्योंकि अगर कोई आया नहीं तो योगेश भैया तो आएंगे और हमारा काम जरूर निपटा देंगे भाई। क्योंकि मैं इन चारों महानाट्य का निर्माता हूँ। जी हाँ। तो मैं मेरी कोशिश होती कि मैं एक्टर भी हूँ, मैं खाली निर्माता नहीं, एक्टर भी हूँ। हाँ, एक्टर तो सबको लगता है योगेश भैया तो है, कोई टेंशन नहीं है, चलो ये रोल योगेश भैया करेंगे। तो लगातार मैं उसमें काम करता हूँ। पहले कुछ नहीं मिला तो आलू तो है क्या बात है। कुछ सिंगल जी का कुछ डायलॉग्स वगैरह आपको जिसमें इस प्ले में कुछ आप हमको बता सकते हैं? हाँ, वो अशोक सिंघल जी का डायलॉग उसमें अयोध्या वाले में है जी। साथियों, रामलला का मंदिर जहां था वहीं बनेगा, ये हमारे सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। साथियों, हर घर से एक एक ईंट रामलला के मंदिर बनाने के लिए आप भेजें। आपका एक एक ईंट रामलला के मंदिर का निर्माण करेगा। मेरी अपील है आप सभी से, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए आप रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये मेरा उसका डायलॉग है, और भी कुछ डायलॉग है। तो एक ये डायलॉग मुझे अभी आपने बोला अचानक से याद आ गया। और आप अचानक से बोल दिए, ये बड़ी बात है। और एक कलाकार को डायलॉग याद रहते ही हैं,
रहते हैं, लेकिन इतना सारा प्रोजेक्ट करते हैं ना तो कई बार भूल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो स्वाभाविक अभी है। इतनी फिल्में कर चुके हैं, इतने थिएटर कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपना अपना व्यवसाय भी है, फिर इतने सारा सामाजिक काम भी है, तो अपने को वापस समेट के लाना पड़ता है। आप जिस विधा में जा रहे हो, अलग अलग चीजों में काम करो, तो वापस समेट के लाओ। अभी इस चीज में हमको ध्यान देना है। सुना हूँ आपको चावल बहुत पसंद है भैया। खाने में भी बहुत पसंद है। भैया हम तो छत्तीसगढ़िया हन, हाँ बगैर चावल के तो नहीं जी सकन भैया। और वो धंधा भी है, वो हाँ। राइस मिल के व्यवसाय है रे। तो चावल के बगैर तो मैं नहीं रह सका, हमारा कोई भी छत्तीसगढ़ी आदमी नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया है। आपकी जो दिनचर्या की बात करते हैं, आपकी भी दिनचर्या बहुत बेहतरीन है, और इसीलिए आप हमेशा चंगा रहते हैं और हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं। आप किस तरह से अपनी दिनचर्या को निभाते हैं? किस तरह से आपके दिन की शुरुआत होती है? दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। जी। फिर तैयार वैयार होके भगवान की पूजा करना, फिर उसके बाद में जो मैं कोशिश करता हूँ मैं अनाज नहीं खाऊं, फल खाऊं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, और जो हमारा जो मूंग मोठ ये सब सारी चीज़ें खाना। फिर उसके बाद भोजन करना, फिर कोशिश करना कि शाम को भोजन ना करें, ये कोशिश करना कि रात्रि भोजन ना हो, कुछ हल्का फुल्का भेल खा लिए, मखाना खा लिए, ऐसा कुछ खा लिए। तो अनाज जितना कम से कम खाएं हम, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं रात्रि भोजन नहीं करूं, और इस प्रकार, और फिर दिन भर अपना काम में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार दिनचर्या है। और उसके बाद में जो छोटी सी गुड़िया है उसके साथ खूब खेलना है। वो तो अभी जो भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है और भगवान का जो प्रसाद है, मैं छोटी मेरी गुड़िया पोती के साथ खेलना, उसका अलौकिक आनंद है। वैसा आनंद आपको जीवन में नहीं मिल सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कितने सारे प्रोजेक्ट अभी आपके चल रहे हैं भैया? अभी मेरे लगातार फिल्मों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी मैं हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं छत्तीसगढ़ी फिल्में ही करूँ, अपनी छत्तीसगढ़ की कला को आगे बढ़ाऊँ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन एक मेरे खास दोस्त हैं, उन्होंने बहुत निवेदन किया कि नहीं योगेश भाई, आपको हमारे साथ फिल्म में काम करना है। तो एक हिंदी फिल्म बन रही है, वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा रोल उन्होंने मुझे दिया है। और बहुत सारे मेरे मित्र बॉम्बे में करते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि नहीं, मुझे बॉलीवुड में काम करने का मेरा ज़्यादा मन नहीं है, मुझे छत्तीसगढ़ में काम करना है। तो मैं छत्तीसगढ़ में लगातार, अभी मुझे मेरी फिल्में इस साल भी 3 फिल्में आने वाली है जो बन गई हैं, और 2-3 फिल्मों की शूटिंग भी अभी होने वाली है। अप्रैल के बाद में शूटिंग होगी, उसकी भी बातचीत हो गई है। तो कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा दे सकूं दर्शकों को, जो मेरे अंदर में है उसका प्रयास करता हूँ। और मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि योगेश भैया को आप मामा के रूप में भी देख सकते हैं, काका के रूप में भी देख सकते हैं, सरपंच के रूप में भी देख सकते हैं, एसपी डीएसपी और मुख्यमंत्री के रूप में भी देख सकते हैं। वो बोलते हैं ना, आलू वाकई में आलू है। मैंने 3-3 फिल्मों में मुख्यमंत्री का किरदार निभाया, और दमदार किरदार था। एक नक्सलवाद पे फिल्म आई थी, उस पे नक्सलवाद को खत्म करने के मुख्यमंत्री कसम खाते हैं, जो आज के समय में हो रहा है। क्या बात। तो उसमें बहुत अच्छा किरदार था। तो वो फिल्म भी मुझे बहुत मेरे अंदर में है कि वो, और एक ट्रैफिक को लेकर के एक फिल्म बनी थी, उसमें मैंने मुख्यमंत्री का किरदार निभाया था। और एक अलग ऐसे ऐसे अलग अलग सभी किरदार में निभाता हूँ। ऐसा मेरे लिए कोई बंदिश नहीं है कि मैं एक किरदार नहीं निभाऊं। जो किरदार मुझे मिलता है, या डायरेक्टर को लगता है कि योगेश अग्रवाल इस किरदार के लिए फिट है, मैं उस किरदार को करता हूँ। क्या बात है। और इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी मुझे अवार्ड मिले हैं, प्रदेश लेवल पे भी अवार्ड मिले हैं। और मुझे जो मेरे एक शॉर्ट फिल्म आई थी होप, जो बिटिया को लेकर के थी, बिटिया की कहानी थी, उसको लेकर के मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला शॉर्ट फिल्म की क्या कैटेगरी बात, में। वाह वाह। वो एक मेरे लिए था। और फिर यूथ आइकन का अवार्ड, और फिल्म को लेकर के, थिएटर को लेकर के लगातार मुझे अवार्ड मिलते हैं। लेकिन अवार्ड मिलने से ये कि आपका और मनोबल बढ़ता है, बस मैं उतना ही उसको महत्व देता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं काम करूँ, काम ही असली अवार्ड है। फिल्मों में काम करूँ, थिएटर में काम करूँ, समाज के लिए काम करूँ, ज़रूरतमंद के काम आऊँ। अगर इस जीवन में हम आए हैं, अगर आपके पास कुछ है तो ज़रूरतमंद की मदद करूँ, ये मेरी कोशिश होती है। कि मेरे पास कोई आए तो निराश होकर ना जाए, मैं कैसे उसकी मदद कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयास होता है जीवन में। चाहे फिल्म के कलाकार हो, चाहे थिएटर के कलाकार हो, या आम जन हो, अगर मेरे को कोई मुझे उस लायक समझता है तो मैं ज़रूर उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ।
तो मित्रों, काम जिनका सबसे बड़ा अवार्ड है, ऐसे योगेश अग्रवाल जी से हमारी आज की बातचीत हुई और मन तो ऐसा कर रहा है कि बातचीत को छोड़ूं ना, लेकिन समय की मांग है कि अब विदा लिया जाए। योगेश भैया, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे साथ इतनी अच्छी बात की और अपनी कला से भी हमारे दर्शकों को परिचय करवाया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चंपेश्वर भाई, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे साथ आपने अपने स्टूडियो में बुला के मुझसे बातचीत किया। और मैं दर्शकों, देखने वाले सभी दर्शकों से भी चाहूँगा कि आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, चंपेश्वर भाई के साथ भी बना रहे, पूरी टीम के साथ बना रहे। लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, जिससे मैं और काम कर सकूँ, समाज के लिए काम कर सकूँ, ज़रूरतमंद के लिए काम कर सकूँ, पीड़ितों के लिए काम कर सकूँ और अपनी फिल्मों में अच्छे से अपनी एक्टिंग कर सकूँ, अपने थिएटर को आगे बढ़ा सकूँ, अपने शौक़ को भी पूरा कर सकूँ। तो आपका आशीर्वाद, प्यार मेरे साथ बना रहे। सारे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे भारत के लोग बहुत प्यार दें। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को प्यार दे सकूँ। तो आपका प्यार, आशीर्वाद बना रहे, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जोहार। मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आज बहुत ही अच्छा लगा और फिर एक नए कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ हमारी आपकी भेंट होगी। आज दीजिए विदा आप सभी को। नमस्कार। नमस्कार।